यूक्रेन पर हमला तो नहीं किया, लेकिन फिर भी जंग की शुरुआत के दावे शुरू हो गए। गोलीबारी शुरू हो गई और बम भी बरसाए जाने लगे। पहले ही दावा किया जा रहा था कि रूस सीधी जंग से बचते हुए सीमित युद्ध लड़ेगा। मतलब ये कि रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों का इस्तेमाल किया जा सकता है और विद्रोहियों के ठिकानों पर यूक्रेन में जंग जैसे हालात बनते भी दिखने लगे। जिसकी शुरुआत तब हुई जब अचानक रूस की सेना ने इससे जुड़ी जानकारियां सोशल मीडिया पर डाली। रूस की समाचार एजेंसी स्पुतनिक ने बताया कि हमला यूक्रेन की फौज की तरफ से हुआ। ताबड़तोड़ ग्रेनेड और मोर्टार दागने की जानकारी दी गई। हालांकि निशाना रूस की फौज को नहीं बनाया गया, बल्कि उन विद्रोहियों को निशाना बनाया गया जिन्हें रूस का समर्थन हासिल है। यूक्रेन के पूर्वी छोर पर लुहांस्क नाम का प्रांत है, ऐसा प्रांत जिस पर रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों का कब्जा है, और वो विद्रोही खुद को यूक्रेन से अलग एक आजाद मुल्क बताते हैं। हालांकि हमले में किसी भी तरह के बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं आई, लेकिन पहले से इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि अगर जंग छिड़ी तो ये विद्रोही बेहद अहम साबित होंगे, और शायद इसीलिए जंग की सुगबुगाहट से पहले ही यूक्रेन ने खतरों से निपटना शुरू कर दिया, जबकि इसके लिए यूक्रेन ने सीजफायर का बरसों पुराना समझौता तोड़ दिया। 2015 में यूक्रेन ने विद्रोहियों के साथ सीजफायर का समझौता किया था। मतलब 2015 से ही ना तो विद्रोहियों की तरफ से यूक्रेन की फौज को निशाना बनाया जा रहा था और ना ही हमला यूक्रेन की तरफ से हो रहा था। अभी तक रूस और यूक्रेन के बीच के सबसे ज्यादा तनाव यूक्रेन की दो सीमाओं पर था। पहली सीमा वो जो बेलारूस से लगती है और दूसरी सीमा वो जो क्रीमिया से लगती है, जिसके पास काला सागर भी है, जिसमें सबमरीन तक तैनात की जा चुकी है। लेकिन लुहांस्क प्रांत में बम और मोर्टार बरसाए जाने के बाद ये साफ हो गया है कि जंग की शुरुआत विद्रोहियों के जरिए होगी, क्योंकि एक तरफ रूस ने दावा किया कि यूक्रेन की फौज ने सीजफायर तोड़कर बम बरसाए, तो दूसरी तरफ यूक्रेन की फौज ने भी रूस पर गंभीर आरोप लगाए और दावा किया कि रूस ने यूक्रेन की फौज को निशाना बनाया है। उसी लुहांस्क प्रांत का नाम सामने आया जहां यूक्रेन के हमले का दावा रूस ने किया था। एक वीडियो भी जारी किया गया। वीडियो छोटे बच्चों के एक स्कूल का बताया जा रहा है, जिसकी दीवार में बड़ा छेद हो गया। इमारत एक खंडहर में बदली दिखने लगी। वीडियो जारी करते हुए दावा किया गया कि यह हमला रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों ने किया है। हमले की चपेट में आने से बच्चे तो बच गए, लेकिन 2 आम नागरिक बुरी तरह से जख्मी हैं। मतलब यह कि पिछले कुछ हफ्तों से बने हुए तनाव के हालात के बाद बम और मोर्टार बरसने शुरू हो गए, जिसके बाद इतना तो साफ हो गया कि कूटनीतिक कोशिशों का रास्ता शांति की तरफ नहीं बढ़ रहा है, बल्कि जंग की शुरुआत दिखने लगी है। रूस ने कुछ शर्तें भी रख दी हैं और साफ कहा है कि यूक्रेन पर हमला टालने के लिए वो इससे कम पर नहीं मानने वाला। मतलब साफ कर दिया कि यूक्रेन पर हमला टालने के लिए उसके ये शर्त माननी पड़ेगी, और शर्त ये रखी गई कि भले ही नाटो यूक्रेन को अपनी सदस्यता दे, लेकिन यूक्रेन खुद को गुट निरपेक्ष देश घोषित कर दे। गुट निरपेक्ष का मतलब किसी भी सैन्य संगठन में ना रहे, रूस के साथ भले ना आए, नाटो का भी साथ ना दे। और रूस का कहना है कि 1990 में सोवियत संघ जब टूटा था तो सोवियत संघ में शामिल सभी देशों ने कुछ फैसले लिए थे और उनमें यह शामिल था कि वो किसी भी सैन्य गुट का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये कहना है रूस का। मतलब रूस की सुई अभी भी वहीं पर अटकी हुई है। पहले दिन से रूस कभी अमेरिका से तो कभी यूक्रेन से ये भरोसा मांग रहा है कि नाटो की फौजें यूक्रेन को में दाखिल नहीं होनी चाहिए, और इस बात का भरोसा रूस को दिया जाए। लेकिन रूस की इस शर्त को अभी भी कोई मानने को तैयार नहीं है। एक तरफ जंग की शुरुआत दिख रही है तो दूसरी तरफ रूस को कड़े प्रतिबंधों की चेतावनी तक दी जा रही है, जिसके लिए जो बाइडेन ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। We put intense pressure on their largest and most significant financial institutions and key industries. इस बार तो जो बाइडेन ने सीधा सीधा रूस के ड्रीम प्रोजेक्ट का नाम लेकर चेतावनी दी। ऐसा प्रोजेक्ट जिसके पूरा होते ही रूस दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनने की योजना बनाए बैठा है। And when it comes to Nord Stream 2, the pipeline that would bring natural gas from Russia to Germany, if Russia further invades Ukraine, it will not happen. अमेरिका ने चेतावनी दी है कि वो रूस के कच्चे तेल या नेचुरल गैस के एक्सपोर्ट पर बैन लगा देगा। अगर ऐसा होता है तो रूस की कमर बुरी तरह टूट सकती है। दूसरी तरफ पोलैंड से कुछ और तस्वीरें सामने आई। पोलैंड में अमेरिका ने अपने कुछ और जवानों को भारी भरकम विमानों के जरिए भेज दिया। पोलैंड में अमेरिका और नाटो की फौजों का पूरा बेस तैयार है, जहां से जरूरत पड़ने पर सैनिकों को यूक्रेन भेजा जाएगा। लेकिन रूस पर अमेरिका की किसी भी चेतावनी का कोई असर नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे रूस ने पहले से कोई बैकअप प्लान तैयार किया हुआ है, जिसे समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि रूस ने चीन के साथ फरवरी में ही एक अहम समझौता किया है।
विंटर ओलंपिक्स की शुरुआत के मौके पर व्लादिमीर पुतिन बीजिंग गए थे और वहीं पर उनकी मुलाकात शी जिनपिंग के साथ भी हुई थी। दोनों नेताओं की मुलाकात में कुछ कारोबारी समझौते भी हुए जिनका ऐलान भी किया गया था। इनमें सबसे अहम है चीन और रूस के बीच गैस और तेल से जुड़ी अहम डील के मुताबिक चीन खरीदेगा रूस की नेचुरल गैस और कच्चा तेल। 11,750 करोड़ डॉलर की डील बताई गई, मतलब रुपयों में करीब 8.5 लाख करोड़ की ये डील है। रूस और चीन के बीच ये डील हुई थी। माना जा रहा है कि पुतिन पहले से जानते थे कि अगर हालात बिगड़े तो अमेरिका ऐसे ही प्रतिबंधों की चेतावनी देगा और चीन के साथ हुई उसकी ये डील पुतिन का प्लान बी है। मतलब अगर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा भी दिया तो भी उस प्रतिबंध की परवाह ना करते हुए चीन रूस से गैस और तेल मंगवाता रहेगा और रूस पहले से एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसके तहत चीन और रूस के बीच में एक पाइपलाइन बनाई जा रही है जिससे रूस की नेचुरल गैस सीधा चीन पहुंच सके। हालांकि उस पाइपलाइन को बनने में अभी कुछ सालों का वक्त और लगेगा, लेकिन बिना पाइपलाइन के रूस के लिए चीन तक कच्चा तेल या नेचुरल गैस पहुंचाना बेहद मुश्किल का काम नहीं है। मतलब ये कि रूस ने भी कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करने की योजना पहले से ही बना रखी है और इसे अमेरिका भी अच्छी तरह समझ रहा है और केवल प्रतिबंधों से बात बनने वाली नहीं है। इसलिए दोनों तरफ से कूटनीति के साथ युद्ध नीति पर भी काम तेज हो गया है। अमेरिका का दावा है कि सैनिकों के लौटने वाले रूस के वीडियो फर्जी हैं, बल्कि हकीकत यह है कि रूस ने यूक्रेन की सीमाओं पर फौजें बढ़ा दी हैं। पिछले 2 दिनों में रूस की तरफ से 7,000 सैनिकों को तैनात किए जाने का दावा अमेरिका ने किया है, जबकि रूस ने एक बार फिर दावा कर दिया कि उसने अपने कुछ और सैनिकों को बॉर्डर से हटा लिया है। कई अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों ने रूस के हवाले से इस खबर को छापा। दूसरी तरफ नाटो के सदस्यों की माथापच्ची भी यूक्रेन के मसले पर चलती रही। बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में नाटो के सभी सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक लगातार दूसरे दिन चलती रही। नाटो की बैठक में यह भी दावा किया गया कि यूक्रेन की उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी सीमा पर रूस के करीब 1.5 लाख सैनिकों की तैनाती है। नाटो यह भी मानकर चल रहा है कि सैनिकों की वापसी का दावा केवल युद्ध नीति के तहत उठाया गया एक कदम हो सकता है।